एक्सरसाइज 1.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको आज हम ख़त्म करेंगे। आज हम पूरा क्वेश्चन बनाएंगे। तो आते हैं 10 तक क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया था। 11 का क्वेश्चन है। तो 11 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जांच करें कि क्या n बिलोंग n के लिए 15 का पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है। तो किसी भी इकाई अंक शून्य होने के लिए, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, ये इकाई अंक है। 0 इकाई अंक है, इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई। तो हर इकाई अंक 10, देखो 0 से है, शून्य है। तो इसका 10 को हम तोड़ते हैं तो 2 गुने 5, 20 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 5, 30 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 गुने 10, 2 गुने 3 गुने 5, 2 3 6, 6 5 30, 2 गुने 3 गुने 5, ये टूटेगा 30। यही 40 को तोड़ेंगे तो 40 को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 गुने 2, 4 गुने 2 दूने 4 दूने 8 गुने 8 गुने 2 दूने 4, 2 दूने 4, 8, 8 गुने 5, तो 8 5 40। तो 40 देखो हर चीज़ को तोड़ने के लिए, जैसे जिसका इकाई अंक शून्य हो उसका इकाई अंक गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 इसमें भी आ रहा है, 2 और 5 इसमें भी आ रहा है, 2 और 5 मतलब एक चीज़ कॉमन है, 2 और 5 सब में कॉमन है। जिसका इकाई अंक शून्य है उसमें 2 और 5 कॉमन है। लेकिन अगर 15 को हम तोड़ते हैं तो 15 को तोड़ेंगे तो क्या कहेगा, 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 होगा। तो 3 गुने 5 का इकाई अंक शून्य नहीं होगा। तो सीधा सीधे लिखा जाएगा इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता। तो इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। ये हो गया। एक नंबर वाला मैं पूछ सकता आपको कि इसका इकाई अंक शून्य है कि नहीं, बताएं। फिर अगला इसी तरह क्वेश्चन है, जांच करें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 24 के पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है। इसमें देखिए इकाई अंक 5 बोल रहा है। एक चीज़ देखिएगा, इसमें इकाई अंक क्या बोल रहा है, 5 बोल रहा है। तो 24 के पावर n, अब इसको देखते हैं का इकाई अंक 5 हो सकता है कि नहीं। तो 5 के लिए इकाई अंक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 15 होना चाहिए, 25 होना चाहिए और इसी तरह 35 होना चाहिए। तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 1, 15 का लिख सकते हैं 5 गुने 3, 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5, 35 को लिख सकते हैं 5 गुने 7। तो इसमें भी देखिए एक चीज़ कॉमन है, सब में 5 है। तो इकाई अंक 5 होने के लिए मतलब गुणनखंड जो टूटेगा उसका 5 होना चाहिए एक कॉमन। तो इसमें 24 को तोड़ते हैं तो सीधे लिख सकते हैं 2 गुने 2। देखिए 24 को तोड़ ले रहे हैं, वैसे नहीं टूट रहा है। तो 2 12 दूने 24, 2 छक 12 और 2 तिये 6 गुने 2 गुने 3। तो ये 2 दूने 4 दूने 8 तरीके 24, 24 हो गया। तो इसमें देखिए इकाई अंक 5 कैसे आएगा, जब तक नहीं कोई भी अंक 5 होगा। इसमें 5 नहीं है तो इसमें भी हो जाएगा इकाई अंक 5 नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जांच करें कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या n बिलोंग n के लिए संख्या 21 के पावर n का अंक लिखा हुआ क्वेश्चन में क्या है, ये अंक ही है, यानी अंक इकाई अंक 0 पर समाप्त होता है कि नहीं, वही हो गया 0 पर समाप्त है कि नहीं। तो इकाई तो वही नियम हो जाएगा बस। 10 है तो 20 है, फिर इकाई अंक 0 पर समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही हमको चेक करना है। तो इसके लिए भी वही करना है। तो 21 को तोड़ेंगे तो 21 को तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 21 के पावर n है, इसको तोड़ेंगे तो 7 गुने 3 लिखेंगे। तो इसका भी देखिए गुणनखंड में 2 और 5 रहेगा तभी अंक 0 पर समाप्त होगा। तो नहीं है, 2 और 5 नहीं है, 3 है और 7 है। तो इसका भी लिखा जाएगा इकाई अंक, यह अंक 0 पर समाप्त नहीं है, 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन वही कह रहा है, फिर ये क्वेश्चन कह रहा है, जांच करें कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या n बिलोंग n संख्या n 8 के पावर n का अंक 5 पर समाप्त होता है कि नहीं। देखिए ऊपर ही वाला क्वेश्चन टाइप का है। तो 5 के लिए समाप्त होने के लिए एक गुणनखंड तो 5 होना चाहिए ना। तो 8 को हम तोड़ के देख लेते हैं। तो 8 के पावर n है, देखिए इसका पावर n ऐसे ऐसे लगा दिया जाता है बस। 8 का है तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 यानी 8 यानी पावर n। तो ये भी अंक 5 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 5 पर समाप्त होना है यानी इकाई अंक 5 होना। तो इकाई अंक 5 होने के लिए क्या शर्त है कि 5 एक ठो जरूर होना चाहिए गुणनखंड में। इसमें नहीं है तो इसमें भी लिखा जाएगा कि नहीं समाप्त होगा। अब आंसर यही है, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं आया। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर
वैसी 11 का 5वां नंबर क्वेश्चन, 11 का 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है जांच करें कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या n बिलोंग n के लिए संख्या 4 का पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। वही चीज़ है, 0 पर समाप्त होने के लिए यानी 0 इकाई अंक 0 आने के लिए 2 गुने 5 होना चाहिए। तो इसको हम गुणनखंड तोड़ के देख लेते हैं। तो 4 का पावर n है तो 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2, तो इसका भी 5 नहीं है, चूँकि 5 नहीं है, गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो इसका भी हो जाएगा नहीं समाप्त होगा, 0 पर नहीं समाप्त होगा। ये सब एक नंबर में हम पूछ सकता है। जांच करें कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या n बिलोंग n के लिए संख्या 7 का पावर n अंक 5 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। वही बस वही चीज़ है, 5 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। तो 5 पर समाप्त होने के लिए एक गुणनखंड 5 होना चाहिए ना, तो 7 का है तो 7 गुने 1, तो ये भी समाप्त नहीं हो सकता है, ये भी समाप्त नहीं हो सकता। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला 12 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 12 का पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि व्याख्या करें कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 17 एक अभाज्य संख्या है। व्याख्या करने के लिए बोल रहा है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक और उसके अलावा किसी और से कट जाए तो वो अभाज्य संख्या कहलाता है। तो अभाज्य संख्या का कहलाता है, तो इसका सीधा सीधी क्या है, इसको हल करते हैं। तो क्या है, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 17, ये है ना। देखिए अगर इसमें से कोई कॉमन निकलता तो निकाल सकते थे, लेकिन नहीं निकल रहा है। तो 11 सत 77 और 77 को 13 से गुना कर देते हैं। तो 13 सत 91 का एक हाथ में रहा 9 और 13 सत 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। तो एक 13 77 है, 77 है तो 77 को 13 से गुना करेंगे। 13 सत 91 का एक हाथ में रहा 9, 13 सत 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100, यानी 100 आ जा रहा है। 1001 आ जा रहा है, 1001 प्लस 17 आ जा रहा है। तो इसको अगर जोड़ देते हैं तो 1018 आ जा रहा है। ये 1018, तो ये पूछ रहा है कि भाज्य संख्या है कि नहीं। तो भाज्य संख्या व्याख्या करना है, मतलब भाज्य संख्या है। तो देखिए 1018 को अगर हम तोड़ते हैं, 1018 को अगर हम तोड़ते हैं तो 1018 तो टूट जाएगा मेरा। कैसे टूटेगा, देखिए इसको तोड़ देते हैं। तो 2 पचे 10 और 0 2 9 18। अब ये कितना किसी से कटेगा, 1018 है तो 1018, ये देखिए सबसे पहले 1018 को 2 गुने 509 भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये खुद से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 509 से भी कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या है। तो इसकी व्याख्या में क्या लिखेंगे, व्याख्या में लिखेंगे क्योंकि संख्या दी गई संख्या एक से अधिक गुणनखंड है, एक से अधिक गुणनखंड है, एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। देखिए भाज्य होने के लिए एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड, भाज्य संख्या कहते क्या, भाज्य संख्या होता है ही वही है जो एक से अधिक से कट जाए, यानी एक से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हो या एक से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड हो, ये भी लिख सकते हैं। एक से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हो, कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो है कि एक से अधिक से कट रहा है तो वो अभाज्य संख्या है, यही व्याख्या है। क्योंकि दी गई संख्या एक से अधिक से अभाज्य है तो वो अभाज्य संख्या है, तो वो भाज्य संख्या है। एक से अधिक अभाज्य संख्या का गुणनफल है, का गुणनफल है। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन भी यही कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्याख्या करें कि 5 गुने 7 गुने 13 प्लस 5 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो इसका पहले चेक कर लेते हैं है कि नहीं, हल करते हैं। तो हल करेंगे तो 5 गुने 7 गुने 13 प्लस 5 ये अभाज्य संख्या है कि नहीं, है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें से दोनों में 5 मौजूद है, 5 कॉमन निकाल लेते हैं। 13 गुने 7 तो 91 हो जाएगा, प्लस 5 में एक कॉमन निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 5 गुने 92। तो देखिए ये आपका 5 से भी विभाज्य हो रहा है और 92 से भी विभाज्य हो रहा है, 92 और से भी, मतलब तो इसका भी वही हो जाएगा, लिखा जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि दिए गई संख्या एक से
अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, या एक से अधिक से अभाज्य है, इसलिए वो भाज्य संख्या है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 2। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में व्याख्या करने के लिए नहीं कह रहा है, इसमें कह रहा है कि दर्शाएं कि 5 गुने 7 गुने 13 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 55 55 एक भाज्य संख्या है, इसमें दर्शाना है। तो इसमें दर्शाने के लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसको हल कर देना है। हल कर देना है तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 55। तो देखिए इसको हल करने का आसान तरीका हम बताते हैं। आसान तरीका क्या है कि देखिए 5 गुने 11 55 हो सकता है कि नहीं, 5 गुने 11 55 हो सकता है। तो इसको लिख, इसमें से 55 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 55 कॉमन निकाल लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 7 गुने 13 13 सते 91 बचेगा ना, प्लस 55 है तो 1 बचेगा, 55 कॉमन निकलेगा तो 1 बचेगा ना। तो अब ये लिखा गया 55 गुने 92। तो ये आपका व्याख्या हो गया, दर्शा दिए कि हाँ एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये एक से यहाँ पर लिखेंगे एक से अधिक का गुणनफल है, इसलिए भाज्य संख्या है। ये भी हो गया। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 मापदंड है, मतलब कुछ मापने वाला है, 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। तो कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसे इन दंडों में से प्रयोग करके ठीक ठीक पूर्णांक संख्या में मापा जा सकता है। 3 मापदंड है, मापदंड मैंने मेजरिंग टेप हो गया वगैरह कुछ भी है मापने का, जो एक तो है 64 सेंटीमीटर का है, एक 80 सेंटीमीटर का है और 96 सेंटीमीटर लंबा का है, 3 है। तो कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें, कोई ऐसा कपड़ा जो न्यूनतम होना चाहिए कि ज्ञात करना है कि इन डंडों का प्रयोग करके ठीक ठीक, मतलब कि एक ही डंडा का मतलब कि एक कपड़ा ऐसा होना चाहिए जिससे नापे ना तो 64 सेंटीमीटर से भी वो नाप जाए तो पूरा नापा जाए, 80 सेंटीमीटर से भी नापा जाए तो पूरा नापा जाए, और 96 सेंटीमीटर से भी नापा जाए तो नापा जाए। न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें। जहाँ भी क्वेश्चन में न्यूनतम लंबाई ज्ञात करने के लिए पूछ देगा तो डायरेक्ट एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या है, 3 मापदंड है। तो कौन कौन है, एक तो है हल, पहला है 64 सेंटीमीटर, दूसरा है 80 सेंटीमीटर, और तीसरा क्या है 96 सेंटीमीटर। ये 3 मापदंड है। तो इसे नापना है कपड़ा के जो ठीक ठीक नापा जाए, और न्यूनतम लंबाई जहाँ पूछ दिया न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें तो डायरेक्ट एलसीएम निकाल दीजिए। तो इसका न्यूनतम लंबाई एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो तोड़ना है पहले बता चुके हैं, इसे 64 को तोड़ देंगे। तो 64 को तोड़ देंगे तो 2 32 दूने 64, 2 16 दूने 32, 2 8 16 और 2 चौके 8 और 2 दूने 4, यानी 32 को हमने तोड़ा तो 1 2 3 4 5 6 ठो 2, तो 64 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर 80 सेंटीमीटर है तो 80 को अब तोड़ेंगे। तो 80 को तोड़ेंगे, जहाँ न्यूनतम पूछा, न्यूनतम लंबाई न्यूनतम अगर पूछ दिया तो न्यूनतम या सबसे छोटा पूछे तो वहाँ एलसीएम ही निकल जाता है डायरेक्ट। 80 का अगर हम निकालते हैं तो 2 40 दूने 80, 2 20 दूने 40, 2 10 2 5, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिखाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। अब एलसीएम, अब 96 को भी तोड़ देते हैं, 96 को भी तोड़ के देखते हैं। 96 को तोड़ते हैं तो 2 चौके 8, 2 छक 2 8 16, 48 दूने 96, 2 24 दूने 48, 2 12 दूने 24, 2 छक 12 और 2 तिये 6। तो इसका भी 96 का क्या टूटा आपका, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 1 2 3 4 5 गुने 2 गुने 3। तो इसमें पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ही कह रहा है आपका कि न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें, कितना का न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें। तो न्यूनतम लंबाई तो एलसीएम निकाल देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कपड़े का न्यूनतम लंबाई, कपड़े की न्यूनतम लंबाई, कपड़े का न्यूनतम लंबाई, तो न्यूनतम लंबाई एलसीएम। तो एलसीएम में क्या है, जो तीनों में मौजूद रहता है वो भी लिखते हैं। तो 1 1 2 1, ये भी 2 दोनों में है, फिर ये भी 2 दोनों तीनों में है,
तो जो तीनों में है देखिए 1 2 3 ठो तीनों में है, 3 ठो लिख दी। चौथा भी तीनों में, तो 4 ठो तो लिख दी। तो 4 ठो 2 आपको तीनों में है, ये रफ है इधर, 4 ठो 2 तीनों में है। अब देखिए ये 1 2 3 4 का काम खत्म, 1 2 3 4 का काम खत्म, 1 2 3 4 का काम खत्म। अब जो बचा है, जो 2 ठो में मौजूद है उसको भी लेंगे, और जो दोनों में नहीं मौजूद है उसको भी लेंगे। तो देखिए ये दो दोनों में मौजूद है, तो 1 ठो 2 लिखा जाएगा गुने 2। अब ये 2 नहीं मौजूद है तो 2 ऐसे लिख देंगे। अब ये 5 भी नहीं मौजूद है तो 5 भी लिख देंगे, और ये 3 भी नहीं मौजूद है तो 3 भी लिख देंगे। तो अब इसको गुना करेंगे तो 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 दूने 64, 64 और 15। तो 15 को 64 से यहाँ पर गुना करते हैं, तो 64 को 15 से गुना करते हैं, तो 15 चौके 60 और 15 छके 90 और 6 96, 960। तो आपका आंसर हो गया 960, यही आंसर हो गया। देखिए है ना 13 नंबर क्वेश्चन 960। अब इसी तरह 14 नंबर क्वेश्चन आता है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन पात्र में 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर दूध है, तो कौन सा सबसे बड़ा माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप सकता है। तो देखिए कौन सा सबसे बड़ा पात्र, सबसे बड़ा आ गया ना, डायरेक्ट HCF निकालेंगे। यानी दूध का गैलन है या डब्बा है, उसमें एक में 27 लीटर दूध है, एक 36 लीटर दूध है, एक में 72 लीटर दूध है, 3 में दूध है। तो एक ऐसा मतलब कि नापने वाला लाना है हमको कि बड़े पैमाने पर जो भी कि नापे तो सबका बराबर बराबर हो जाए। तो देखिए इसका सीधा सीधा HCF निकाल देंगे। तो 14 का क्वेश्चन क्या है अभी हम आपको जांच दिखा देंगे। क्योंकि देखिए 27 लीटर और 3 पात्रों का है, तो 27 लीटर है, 27 लीटर है, 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर, 72 लीटर। ये सब 3 ठो दूध है। तो एक कोई चीज़ नापने वाला लाना है जिससे तीनों का दूध एकदम ठीक ठीक नपा जाए, यानी दूध बचे नहीं। तो 27 को हम तोड़ सकते हैं। अब देखिए 27 को तोड़ सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3, कैसे 3 3 9 3 27। 36 को क्या तोड़ेंगे, अब बड़ा पूछ रहा है तो बड़ा जहाँ पूछ दिया वहाँ HCF लिख देंगे। तो 36 को अगर तोड़ते हैं, तो 36 को हम यहाँ पे तोड़ते हैं। देखिए 36 को तोड़ते हैं, 2 12 3 36 और 3 चौके नहीं 18 दूने 36, 18 दूने 36, 2 9 18 और 3 3 9। यानी लिख सकते हैं इसको 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ये हो गया 36 का। और 72 का, 72 को भी तोड़ेंगे तो 72 का तो हमें खुद पता है कि 36 दूने 72 होता है। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी 2 दूने 4 दूने 8 और 3 24, तो ये 72। तो इसमें अधिकतम पूछ रहा है ठीक ठीक माप सके। तो तो सबसे बड़ा माप में, सबसे बड़ा माप यहाँ पर लिख देंगे, सबसे बड़ी माप, सबसे बड़ी माप, सबसे बड़ी माप हो जाएगा जो तीनों में मौजूद है। HCF निकला सबसे बड़ी जहाँ पूछे, देखिए न्यूनतम पूछे कम पूछे मतलब कि, तो उसमें LCM लिखेगा। बड़ा पूछे, सबसे बड़ा माप पूछे, ऐसे अधिकतम पूछे तो उसमें HCF निकाल देंगे। तो ये देखिए तीनों में एक 3 मौजूद है और एक 3, यानी 9 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। 9 लीटर का माप आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें आपको 9 लीटर दिया हुआ है आंसर। इसी तरह अगला क्वेश्चन भी उसी तरह है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तीन विभिन्न पात्रों में दूध पानी का मिश्रण के विभिन्न परिमाण रखे गए, मतलब कि नाप रखे गए। दूध और पानी का मिश्रण है जिनका माप 403 kg है, 434 kg है और 465 kg है। कौन सा बड़ा माप, बड़ी माप सभी परिमाणों को ठीक ठीक माप सकती है। तो इसमें भी सबसे बड़ी है। तो इसमें 3 ठो पात्र है। तो देखिए पहला में क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन का क्या है, पहला आपका जो है 403 kg का है, 403 kg का है। दूसरा क्या है आपका 434 kg का है। और तीसरा क्या है, 465 kg का है। तो देखिए ये 3 पात्र में इतना इतना लीटर दूध और पानी का है, यानी दूध
और पानी, दूध और पानी है। तो दूध और पानी जब है इसमें, दूध और पानी है, तो इसका सबसे पहले तोड़ देते हैं। 403 को देखते हैं, 403 को तोड़ते हैं। तो 403 कितना से लगेगा, देखिए रफ कर लेते हैं, रफ पेपर लेते हैं। तो वहाँ पे जगह नहीं इसलिए यहाँ पर रफ करते हैं। 403 तो देखिए कितना से लगेगा, 2 से लगाएंगे। 2 से तो नहीं लगेगा, काहे कि 3 है। तो 3 से लगा के देखते हैं। तो 3 एकम 3, 10 हो जाएगा। 3 से भी नहीं लगा। 4 से लगेगा, 5 से, 4 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा नहीं, 6 से लगेगा नहीं, 7 से लगे, 7 से लगाते हैं। 7 दूनी 14, क्या कि 7 9 63 आता है। 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28, 7 5 35, 36 37 38 39 40, 53 आ रहा है। 7 5 35 नहीं, 7 से भी नहीं लगेगा। 9 से लगाते हैं। 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36, 36 37 38 39 40, 9 से भी नहीं लगेगा। 10 से लगेगा ही नहीं, 11 से लगेगा ही नहीं, 12 से लगेगा ही नहीं, 13 से लगेगा ही नहीं, 14 से, 13 से, 13 दूनी 13 3 हाँ 13 से लग जाएगा। 13 3 39, 1 40, 13 कम 13 यानी 13 गुने 31, 31 किसी से नहीं लगता है। तो 13 गुने 31 ये हो गया। फिर अब आइए 434 को तोड़ेंगे। 434 को तोड़ेंगे तो 434 को तोड़ते हैं हम। 434 को तोड़ते हैं तो 434 तो 2 से बिटा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 17 दूनी 34। अब 3 से, अब देखिए ये 7 है तो 2 से तो लगेगा ना, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं, 6 से भी नहीं लगेगा। 7 से लगाते हैं तो 7 3 21, 7 एकम 7, तो ये टूट जाएगा। 2 गुने 7 गुने 31। अब 400, अगला 400 कितना है, 465 है। अगला 465 है आपका। तो 465 को तोड़ना है तो 465 को भी तोड़ के देखते हैं। 465 तो तोड़ना है तो 4, देखिए 5 है तो लास्ट या तो 3 से लगेगा या तो 2 से लगेगा। तो 3 से लगाते हैं तो 3, 3 एकम 3, 1 बचा, 16 हो गया। 3 5 15, 1 बचा, 3 5 15। फिर देखिए 3 से लगाते हैं तो 3 5 15, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 3 15, लास्ट में 5 है तो 3 या 5 से लगेगा। तो 3 से लगाएंगे, 15 5 से लगाएंगे। 5 3 15, 5 एकम 5। देखिए इसका भी हुआ 3 गुने 5 गुने 31। तो दूध जो मापेगा अधिकतम बड़ा, सबसे बड़ा माप क्या हो जाएगा इसमें, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा माप क्या हो जाएगा, जो HCF हो जाएगा। तो HCF जो तीनों मौजूद है तो तीनों में 31 है तो 31 लीटर। 31 लीटर, 31 क्या है, केजी में है, ये सब केजी में है, केजी में है तो 31 केजी। आपका आंसर यही हुआ। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगले नेक्स्ट चैप्टर फिर करेंगे। मेरे चैनल को